जंग बंदी हुई है इज द फर्स्ट स्टेप। पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। ट्रंप ने कहा कि दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, स्लाइटली अनरीजनेबल लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठ के बात होगी, कुछ वो देंगे कुछ ये देंगे। हम भी केयरफुल हैं कि भाई ये बंदा इतना अनप्रेडिक्टेबल है। यू कैन सी हिज फ्रस्ट्रेशन। वेनेजुएला और ईरान आर नॉट द सेम। पाकिस्तान विल स्टैचर विल राइज। बड़ी सिफारती कामयाबी है जो कि पाकिस्तान में आई है और यकीनन पाकिस्तान की जानिब से बहुत अरसे से ये कोशिशें की जा रही थी पीस मेकिंग के हवाले से। और अब हमारे जो दुश्मन हैं जिन्होंने प्रॉक्सी अकाउंट्स भी बनाए हुए थे वो भी इस बात के मुतरफ हैं कि जनाब पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त किरदार अदा किया। और साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि जुमे के रोज़ दोनों फरीकैन को पाकिस्तान ने दावत दी है और पाकिस्तान उनको होस्ट करने के लिए तैयार है। अमरीका और ईरान के जो हुकाम हैं, आला ओहदेदार हैं, वो जनाब इस्लामाबाद आ सकते हैं और यहाँ पर बैठ के गुफ्तगू भी हो सकती है और 2 हफ्तों से आगे का जो प्लान है उसको भी तय किया जा सकता है। ईरान के 10 मुतालबात जो हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, लेकिन अमरीका जो है वो भी इस मामले पर हमें सेटिस्फाई दिखाई दे रहा है और ईरानियन जो है वो पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा एक बरादराना किरदार जो है वो ईरान के लिए अदा किया है। और ऐसी ही सूरत हाल हम आज भी देख रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं कि ये जो सूरत हाल है क्या ये इसमें बेहतरी आएगी और ये जो सीज़ फायर है क्या ये मुस्तकिल है। बात करने के लिए प्रोफेसर नईम जफर साहब ने हमें ज्वाइन किया है कैलिफोर्निया से। प्रोफेसर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कहिएगा क्या ये जो जंग बंदी है ये मुस्तकिल अमन में बदल सकती है या फिर आप इसे एक टेम्परेरी डिसीजन के तौर पर देख रहे हैं? नहीं, देखना अल्टीमेटली जो जंग बंदी होगी वो मुज़ाकरात से होगी। मुज़ाकरात शुरू करने के लिए टेम्परेरी जंग बंदी हुई है इज द फर्स्ट स्टेप। अगर ये ना होती तो मुज़ाकरात शुरू नहीं होते, मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे तो परमानेंट भी नहीं, जंग बंदी भी नहीं हो सकती। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल फर्स्ट स्टेप। खुदा का शुक्र के हो गया है, खुदा का शुक्र के पाकिस्तान ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। एंड वी हैव टू गो बैक एंड अप्रिशिएट कि जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब आए थे ट्रंप से मिलने के लिए, हम लोग मजाक उड़ा रहे थे, भाई क्या चक्कर है, क्यों आए हैं, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं आए। अब देखें जरा, इट वाज वेरी स्ट्रेटेजिक, क्योंकि ट्रंप साहब की उससे कोई रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप भी शुरू हुआ है। बाद में प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है और पाकिस्तान पहली दफा 30 साल में डिप्लोमेटिकली एक विन हुई है। ये विन हमारे पास लास्ट टाइम हुई थी, वो सदर अयूब के जमाने में हुई थी। सो इट्स अ लॉन्ग टाइम। सो अब देखें, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि ये पहला दरवाजा खुला है और अगर हम अपने कार्ड्स प्ले करें, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात भी हों, तो ये टुवर्ड्स परमानेंट पीस प्लान हो सकता है। वाह, जबरदस्त। बिल्कुल ऐसे ही प्रोफेसर साहब। और देखें जिस तरह से पाकिस्तान को इरेलीवेंट करने की बहुत कोशिश की जाती थी, कुछ हमारे दुश्मन ममालिक जो हैं वो हमेशा इस ताक में रहते थे कि ना किसी तरह पाकिस्तान का इमेज जो है वो ख़राब किया जाए। और अब जितनी ज़बरदस्त खारजा पॉलिसी अपनाई गई है पाकिस्तान की तरफ से और जो काविशें की गई हैं, कितना बेहतरीन इमेज पूरी दुनिया को देखने मिल रहा है पाकिस्तान का। आपकी बात बिल्कुल सही है। इंडिया ने बड़ी कोशिश की है कि पाकिस्तान को डिरेल कर दें, बल्कि मोदी ने ट्रंप से फोन भी किया था लास्ट वीक। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान इज सिटिंग इन अ गुड पोजीशन। लेकिन मैं अभी जरा खुश होने के लिए अपने आप को टेम्पर कर रहा हूँ, बिकॉज लॉट कैन गो रॉन्ग। जी, ये कुछ हो सकता है इस्लामाबाद में अगर ये की जाए यहाँ नेगोशिएशन, इट्स अ सिक्योरिटी रिस्क, तो यू हैव टू बी केयरफुल, बट इट्स वेरी गुड प्लेस। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब। अगर देखा जाए तो इस 2 हफ्ते के अरसे के दौरान अमेरिका क्या सोच सकता है, क्या फैसला ले सकता है और ईरान की हिकमत अमली क्या हो सकती है, अगर आप एक मुहतात अंदाजा लगा के बताएं। मेरे ख्याल में अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल होंगे। अगर उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में ट्रैफिक खोल दी, ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया लिमिटेड अंदाज में भी, तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अमेरिका वो देखेगा। उसके बाद फिर ये है कि जो 10 पॉइंट का उन्होंने पीस प्लान बताया है, अगर उसको देखें तो देयर इज नो वे कि अमेरिका उसको कबूल कर सकता है। इसमें बहुत ही एग्रीजियस चीजें हैं। लेकिन टू माय ओन सरप्राइज ट्रंप ने कहा कि दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि उसने कबूल कर लिया इस हिसाब से कि स्टार्टिंग पॉइंट ये माकूल है। नंबर 9 जो है उसमें 10% में वो न्यूक्लियर के बारे में है, बट इट्स आल्सो केयरफुली वर्डेड। सो आई थिंक दिस इज हाउ नेगोशिएशन स्टार्ट। एवरी नेगोशिएशन स्टार्ट विद looks like a slightly unreasonable list of requests, फिर आहिस्ता आहिस्ता बैठ के बात होगी, कुछ वो देंगे कुछ ये देंगे, तो 2-3 हफ्ते में इसका इमर्ज होगा। तो इसमें शहबाज शरीफ साहब कैन प्ले वेरी क्रिटिकल रोल, बिकॉज उनकी चीन से भी बनती है
उनकी मिस्र से बनती है, तुर्की से भी बनती है, अमेरिका से भी बनती है। तो ये चारों 5 जो हैं बड़े क्रिटिकल रोल प्ले वाले लोग हैं, उनसे पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और उसको प्ले कर सकते हैं। तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक, केयरफुली ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल ऐसी। अच्छा प्रोफेसर साहब, इस सारी सूरत हाल में हम डोनाल्ड ट्रंप की नेचर को इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रहते हैं। इतने दावे, वादे, बयानात और सब कुछ करने के बाद वो फिर ऐसा होता है कि ऐसा यू टर्न लेते हैं कि इंसान सरप्राइज हो जाता है। तो अभी की कंडीशन में आपको क्या लगता है, जितने वो अनप्रेडिक्टेबल हैं, कुछ ऐसा मिस एडवेंचर भी हो सकता है, चांसेस हैं? बिल्कुल हो सकता है और उसके चांसेस हैं। तो किसी सब लोग हम केयरफुली, वी वांट टू गेट एक्साइटेड, लेकिन हम भी केयरफुल हैं कि भाई ये बंदा इतना अनप्रेडिक्टेबल है। यस। लेकिन यू कैन सी हिज फ्रस्ट्रेशन। जो आखिरी जो ट्वीट थी जिसमें कहा था लेट्स प्रेज बी विद अल्लाह, व्हिच वाज वेरी सरप्राइजिंग, वो तो बता रही थी कि इसकी डेस्परेशन थी, यानी कि गालियां दे रहा है, धमकी दे रहा है, इसने खुल के कोई प्रेसिडेंशियल डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो दैट शोड कि उसकी कुछ फ्रस्ट्रेशन थी। सो ही वाज लुकिंग फॉर ऑफ रैंप। अब पाकिस्तान ने ऑफ रैंप ऑफर किया, ईरान को भी चाहिए था ऑफ रैंप। तो ये सन, मून एंड स्टार्स आर स्टार्टिंग टू लाइन अप। अनप्रेडिक्टेबल काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन अकलमंदी इसका इस्तेमाल किया जाए तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ नेगोशिएशन एंड कूल डाउन। देखें ऑयल की प्राइस ऑलरेडी आ गई है $96 पे 117 से। तो देखो क्या होता है अगले 2-3 दिन में। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल मार्केट की सूरत हाल भी आप इस पर बात कर रहे हैं, इसको मजीद भी आगे चलकर डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन सर, अगर हम देखें इस सारी सूरत हाल के अंदर, जिस तरह से वो 10 मुतालिबात हैं, ईरान के भी हैं, और जिस तरह से बिल्कुल न्यूक्लियर हथियारों से दस्तबरदार होने के लिए सदर ट्रंप दबाव भी डाल रहे हैं ईरान के ऊपर, तो आपको लगता है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि उनके तमाम मुतालिबात जो हैं, उनकी तमाम चीज़ें जो हैं, या उनका जो हुक्म है, हम उसको इसी तरह से कह लेते हैं कि उसको मान लिया जाए, ईरान उसके आगे सरेंडर कर दे, तो फिर मामलात बेहतर हो सकते हैं, फिर जंग रुक सकती है, अदरवाइज हमले होते रहेंगे। और ईरान की अगर हम देखें सूरत हाल दूसरी तरफ, तो ईरान ऐसा करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। तो कोई खुदा न खास्ता डेडलॉक की सूरत हाल भी आप देख रहे हैं कि मुतालिबात के जो मानने हैं उस पर डेडलॉक की जाहिर है कि जैसे पॉसिबिलिटी 30% 40% डेडलॉक हो सकता है, लेकिन 50 60 70% है कि कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन होगा। देखें ना, अगर डेडलॉक हो, इट्स नॉट गुड फॉर अमेरिका, इट्स नॉट गुड फॉर डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? महंगाई बढ़ जाएगी, एनर्जी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इलेक्शन हार जाएगा। तो वो उसको भी देख रहा है, तो वो चाहता है कि किस तरह से हो जाए और विक्ट्री भी डिक्लेयर कर दे। उसकी तो ईगो की बात है, उसने विक्ट्री डिक्लेयर कर देना है। मेरे ख्याल में रेजोल्यूशन होगा, ऐसा होगा कि ईरान कहेगा कि जो उसका न्यूक्लियर मटेरियल था वो या एक्सपोर्ट कर देंगे किसी और मुल्क को, जैसे, या उसको इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन में डाल देंगे। अमेरिका कहेगा चले हम न्यूक्लियर प्लांट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बनाने देंगे, लेकिन हम उसको मॉनिटर करेंगे। तो इस तरह कुछ हो जाएगा जिसमें उनको न्यूक्लियर पावर भी मिल जाएगी, लेकिन न्यूक्लियर बम बनाने की, यानी ट्रंप फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे इसमें। जी बिल्कुल, वरना उसके बाद दोनों का काम खराब होगा। बिल्कुल ठीक, तो दोनों की है इंसेंटिव है कि कुछ ना कुछ हो जाए। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम देखते हैं किसी की लड़ाई में ना किसी का कोई ना कोई फायदा जरूर होता है। सारी जंग की सूरत हाल में आप क्या समझते हैं, किसको क्या हासिल हुआ? क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका को तो बहुत लॉस हुआ, डोनाल्ड ट्रंप का इमेज बहुत डैमेज हुआ, बट दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे लोगों ने इस जंग से फायदा भी उठाया। तो आप क्या समझते हैं किसको कितना बेनिफिट मिल सका है? लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तो इसराइल का हुआ है। इसराइल का चाहता ये था कि भाई किस तरह से ये इनकी ड्रोन प्रोडक्शन तबाह हो जाए और मिसाइल तबाह हो जाए, ताकि हम पे कोई थ्रेट ना हो। कि उनको थ्रेट थी, वो मिसाइल आते जाते रहते थे, लबनान से आते थे, ईरान से आते थे, आ सकते थे। तो सबसे जो विनर था वो इसराइल है। उसने ट्रंप साहब को भी ऐसा जोश में कह दिया कि देखें जी, आपने वेनेजुएला में काम किया था, आपका 2 दिन में काम हो गया था, यहाँ भी 2-3 दिन की बात है, आ जाएं। हम टॉप लीडर को अगर हम डैमेज कर देंगे तो लोग स्ट्रीट पे आगे रेवोल्यूशन कर देंगे। दैट वाज अ ह्यूज मिसकैलकुलेशन। वेनेजुएला और ईरान आर नॉट द सेम। ईरान इज सोफिस्टिकेटेड कंट्री विद 2500 साल की उसकी हिस्ट्री है, तो उन्होंने मिसकैलकुलेशन की है। तो दैट्स द सैड पार्ट। बिल्कुल ठीक है। प्रोफेसर साहब, अगर हम देखें ये जो बड़ी कामयाबी है, अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर भी कर रहे हैं कि बड़ा मौसर सिफारती किरदार अदा किया है। पाकिस्तान की इस कामयाबी के आलमी सियासत पर क्या असरात होंगे, और ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान जो है वो कितना बड़ा प्लेयर बनकर सामने आया? और इससे पहले हम देखते थे कि तनाज़ात के हल के लिए जो फ़रीक़ैन थे
वो कतर का रुख किया करते थे। बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में जो सूरत हाल है, जो नक्शा बदल गया है, अब ये जो टॉक्स हुआ करेंगी, इसमें पाकिस्तान जो है एक बड़ा अहम किरदार अदा किया करेगा और पाकिस्तान की सरजमीन पर होने के भी इम्कानात? आपकी बात सही है, इसके पाकिस्तान की स्टेटस डेफिनेटली इंप्रूव हो गया है। जैसे कतर को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे 5 साल पहले, लेकिन उन्हें आहिस्ता आहिस्ता डिप्लोमेटिकली दे बिकम बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हो गए थे। तो पाकिस्तान इज अ बिगर कंट्री, उसकी इकोनॉमी भी है, उसकी पॉपुलेशन भी है, उसका न्यूक्लियर पावर भी है। तो पाकिस्तान कैन प्ले ए बिगर रोल। इट विल डिपेंड कि भाई ये कैसे जाता है अगले 2-3-4 हफ्ते। अगर हम कंटिन्यू टू बी डिप्लोमेटिक, हम अपना इवन हैंडेडली प्ले करेंगे तो पाकिस्तान स्टैचर विल राइज, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट एंड उसका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा। सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक कि दिस विल बी गुड फॉर पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन। लेकिन अगले 2-3 महीने में पता चलेगा कि क्या कैसे प्ले आउट होता है। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप क्या समझते हैं, एजेंडाज चेंज हुए हैं, रिजीम चेंज, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये सारी बातें हमने सुनी और फिर अब 2 हफ्तों के लिए अब सूरत हाल जो है वो जंगबंदी की तरफ चली गई है, लेकिन एट द एंड एजेंडा शायद सेम भी रह सकता है। तो आपको ऐसे खदशात लगते हैं कि अगेन रिजीम चेंज वाली बात हो सकती है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाली बात हो सकती है? आई थिंक वैसे बातें तो दोनों करेंगे। ट्रम्प साहब ने ये कहना है जी रजीम तो चेंज हो गई है, जो नए लाके आए हैं बड़े वो बहुत माकूल हैं, वो बातचीत भी कर सकते हैं हमारे साथ, तो हो या ना हो उसने डिक्लेयर कर देना है। तो उसकी ऑल अबाउट ईगो। हाँ, तो कर देंगे वो, ठीक है, हम भी मान जाएंगे, चलो तुम आप जोश में आके कह दें हम, ठीक है, आप खुश हो जाएं, लेकिन वी वांट लो एनर्जी प्राइसेस, वी वांट पीस इन द रीजन। सो प्रोबेबिलिटी प्रोफेसर साहब, खित्ते में अब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या बनता आप देख रहे हैं? अच्छा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये होगा कि दिल बी रीजनल पॉकेट्स ऑफ पावर। अब देखें ना, जारे गल्फ कंट्री जो हैं, दुबई, कतर, यूएई, सब कहेंगे यार हमें अपने आप को और भी अलायंस चाहिए, हम सिर्फ अमेरिका का हम नहीं कर सकते, डिपेंड कर सकते हैं। तो फ्रांस और जापान ने ऑलरेडी शुरू कर दिया अपनी जाती अलायंस बनाने के लिए। साउथ कोरिया, जापान, चाइना का सारा तेल आता था वहां से, या तो वेनेजुएला से और बाकी यहाँ गल्फ से। वो देखेंगे कि और कहाँ से आ सकता है, अंगोला से आ सकता है, और कहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली रशिया के साथ पाइपलाइन बना लें हम। तो इस तरह की न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो जाएगा। अमेरिका ने वैसे भी कह दिया कि हम अपने आप को श्रिंक करके वी गोना फोकस ऑन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तभी वो वेनेजुएला ले चुके हैं, क्यूबा लेने वाले हैं, पहले ग्रीनलैंड की बात भी कर रहे थे। तो इस इलाके में मिडल ईस्ट में न्यू रीजनल पावर इमर्ज होंगी और पाकिस्तान का भी रोल प्ले हो सकता है उसमें। इंडिया भी अपने आप को फ्लेक्स करेगा। सो विल बी न्यू रीजनल पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस। यूरोप इज ऑलरेडी डूइंग दैट, नेटो तकरीबन खत्म हो रहा है। ठीक। अच्छा प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि ईरान की जो सिविलाइजेशन है 2500 साल पुरानी है, दूसरी तरफ अगर हम डोनाल्ड ट्रंप को देखें, अमेरिका को देखें, तो वहां पे जो ईगो है उसका भी बहुत ज्यादा मसला है। तो क्या आपको लगता है कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए अमेरिका कुछ कर सकता है, या फिर अब मुकम्मल रियलाइजेशन हो चुकी है कि जनाब वेनेजुएला वाली सूरत हाल तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो सकती, और हम जो है वो ईरान के अंदर ना तो रिजीम चेंज कंप्लीटली कर सकते हैं, ना हम ईरान को कनक्योर कर सकते हैं, ना हम उनसे जो जोहरी हथियार हैं वो छीन सकते हैं, और इस रियलाइजेशन के साथ ही अमेरिका जो है वो विन विन सिचुएशन चाहता है? ये रियलाइजेशन जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनके पास पहले भी थी, देखना, तभी पिछले 5 प्रेसिडेंट ने कभी अटैक करने की कोशिश नहीं की ईरान पर। उनको पता था कि ये हो सकता है। चक्कर ये है कि ट्रम्प साहब के उसके पास जो सर्कल ऑफ है ना, जिसकी बात सुनते हैं, वो बहुत ही नाकामे लोग हैं, नकम्मे लोग हैं। जो डिप्लोमेट थे, जो कि करियर थिंक इंटेलेक्चुअल थे, सबको निकाल दिया है। तो वैसे किसी की बात कम ही सुनता है, जो जिसको सुनते भी हैं वो भी सारे इसके डीप डिप्लोमेट नहीं है। लेकिन जेरेड कुशनर और ये जो है दूसरा बंदा स्टीव, ये रियल एस्टेट के बंदे हैं। ये डिप्लोमेटिक कन्वर्सेशन, नेगोशिएशन वो तो आर्ट होता है। उसमें लोग तो कई सालों 10-10, 20 साल प्रैक्टिस करते हैं। तो इसके पास सही एडवाइस नहीं है इसके पास। ऐसे ही एडवाइस नहीं है, तभी तो इस तरह का मिस एडवेंचर किया और कुछ हासिल भी नहीं हो सका। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपके वक्त का।